इसमें साल्ट अफेक्टेड सॉइल। साल्ट अफेक्टेड सॉइल क्या है? सॉइल ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन contains excessive concentration of either soluble salts or exchangeable sodium, or both, due to inadequate leaching of the base forming cations. The pH is usually 7 or above with exchangeable complex dominated by calcium and magnesium. Irrigated soil in low rainfall regions also develop soil salinity and alkalinity due to accumulation of salts in the surface layer through evaporating water. तो ये जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है एक तरह का प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, ठीक है। ये जनरली इसमें कहाँ होता है? ये सेमी एरिड और एरिड रीजन्स जहां होता है, जहां की बारिश कम होती है, ह्यूमिड कम होता है, वहां पर ये इस तरह का सॉइल फॉर्मेशन होता है और इस तरह का सॉइल मिलता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल बिहार में जो है लगभग 4 लाख हेक्टेयर के आसपास साल्ट अफेक्टेड सॉइल है। ये मोस्टली जो है ये आपको किस किस डिस्ट्रिक्ट में है? जैसे रोहतास हुआ, बक्सर हुआ, आरा हुआ, औरंगाबाद हुआ, फिर उधर छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर है, कुछ पार्ट्स उधर समस्तीपुर का भी है। इस सब एरिया में, वो भी जहां पर फ्लडेड नहीं आता है, जहां पर फ्लडिंग जनरली नहीं होती है, वो सब एरिया में ये साल्ट अफेक्टेड सॉइल है। तो इस साल्ट अफेक्टेड सॉइल मतलब कि अगर मान लो कि उसमें आएगा तो उसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, कहां पर होता है? तो एरिड और सेमी एरिड, जहां पर की एवापोरेशन ऑफ वाटर ज्यादा होने पर जब सॉइल जो होता है वहां पर ये इसका कंसंट्रेशन जो होता है सोल्यूबल साल्ट्स का वहां पर ज्यादा होता है, उसमें एक्सचेंजेबल सोडियम भी होता है, और ये सारी चीजें जहां पर है वो वहां पर वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल का डेवलपमेंट होता है। इसमें आगे बताएंगे सोर्स भी कैसे कैसे है, कितने तरह से ये साल्ट जो है डेवलप होता है, इस तरह का साल्ट अफेक्टेड एरिया। इसका पीएच जनरली 7 से अबव होता है। एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स जो है, एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हो? कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है सॉइल में जो कि एक्सचेंजेबल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है? जैसे हम सॉइल में देखते हैं ना भाई कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का नाम सुने हो? एक्सचेंजेबल जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, ये सॉइल के किस पार्टिकल पर होती है? क्ले पर, राइट। तो ये जो बात हो रही है ना अभी, ये साल्ट कंसंट्रेशन, सोलेबल साल्ट से कहाँ अटैच होता है, एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सब क्ले की बात हो रही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। इसका पीएच इससे अधिक होगा, और एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स जो है मतलब कि उस सॉइल का साल्ट अफेक्टेड पार्टिकल्स है वहां डोमिनेटेड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस रहेंगे। आयंस और भी रहेंगे, सोडियम आयंस भी रहेंगे, हैं, पोटेशियम भी रहेंगे, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो रहेंगे, लेकिन सोडियम आयन भी रहेगा, लेकिन ये डोमिनेटेड रहेगा। इरिगेटेड सॉइल्स इन लो रेनफॉल, जो भी इरिगेटेड लो रेनफॉल रीजन्स है, आल्सो डेवलप सॉइल सैलिनिटी। मैंने अभी बताया कि जो एरिड एरिया है, सेमी एरिड की प्रेसिपिटेशन कम होता है, वहां पर ये सॉइल सैलिनिटी और अल्टरनेटेड सॉइल इसका डेवलपमेंट होता है ड्यू टू सरफेस लेयर थ्रू एवापोरेटिंग वाटर। होता क्या है कि जब भी हम इरिगेशन वगैरह करते हैं, कैनाल इरिगेशन देते हैं, तो कैनाल इरिगेशन में जनरली क्या होता है, सोलेबल साल्ट्स घुले हुए रहते हैं, और उससे जब हम इरिगेट करते हैं सॉइल को, तो उधर जितना भी मैंने एरिया बताया था अभी, वो गंडक परियोजना का नहर उधर सारी है जो गंडक परियोजना चलती है, तो गंडक नदी से वो उसका वाटर आता है और उससे लोग इरिगेट करते हैं अपने फील्ड को, जो कल्टीवेटेड एरिया है।
तो जब वो कैनाल इरिगेशन आता है तो उससे एवरी ईयर वो इरिगेट करता है। इरिगेट करने के बाद फिर क्या होता है कि उसमें जो साल्ट आता है घुर के वो फील्ड में चला गया, और फिर या तो उसमें इवापोरेट होकर के जब वाटर उड़ेगा तो वहां साल्ट का कंसंट्रेशन डे बाय डे बाय डे बाय अधिक होते जाता है, जिससे कि सोलेबल साल्ट्स का एक्युमुलेशन होता है सरफेस पर, जिसके चलते कि ये डेवलप हो जाता है। तो ये एंथ्रोपोनेजिक प्रक्रिया में आता है, मतलब कि मैन मेड के द्वारा साल्ट एरिया को डेवलप हो जाता है इस तरह से करने पर। इसमें कौन कौन से कॉमन साल्ट्स हैं? कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम है, सोडियम आयन है। ये मतलब मैक्सिमम ये आयंस मिलते हैं। उसके बाद से क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, और ये एक इसमें बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। तो इसमें जो आप देख रहे हो, इसमें दो तरह के साल्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूट्रल सोल्यूबल साल्ट्स, एक होता है अल्कली साल्ट्स। तो जो क्लोराइड और सल्फेट्स आयन के जो साल्ट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो ये न्यूट्रल सोल्यूबल साल्ट्स हैं। और अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये जो हुए ये अल्कली साल्ट्स हुए। तो बहुत क्लियर है, क्लोराइड और सल्फेट्स के जो साल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्युबल साल्ट्स में आएंगे, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के जो साल्ट्स होंगे वो अल्कली साल्ट्स में जाएंगे। अब देखो, सैलिनिटी इज यूज्ड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सोलबल साल्ट्स को जो है सॉइल में, सोलेबल साल्ट जो होता है सॉइल में, उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो एक मशीन होती है उससे हम इसको डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉइल का कितना है। उसके आधार पर हम कहते हैं कि ये सॉइल जो है सेलाइन है या नॉन सेलाइन है, विच इज मेजर्ड इन डेसी साइमन पर मीटर। इसका जो यूनिट होता है डेसी साइमन पर यूनिट होता है, ये जो लिखा हुआ है DS पर मीटर। फॉर्मली यूज इन एक्सप्रेस इन मिली मोह सेंटीमीटर। ये पहले इस तरह का भी यूनिट चलता था, लेकिन अभी जनरली जितनी भी बुक है वो डेसी साइमन पर मीटर में। Salt affected soil. In 1954, the US Salinity Laboratory grouped salt affected soil into 3 groups. ये जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है इसको हमने 3 क्लास में बांटा है। सेलाइन सॉइल, ठीक है, सेलाइन अल्कली सॉइल, अल्कली सॉइल। तो ये जो 3 है इसको मैं सेलाइन सॉइल को हम व्हाइट अल्कली भी कहते हैं और सोलोन चाक भी कहते हैं। और एक होता है फिर उसमें सेलाइन अल्कली सॉइल, और थर्ड है अल्कली सॉइल, मतलब इसको सोडिक सॉइल भी कहते हैं, मतलब सोडियम की मात्रा इसमें जाते होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट जो होता है वो अल्कली में होता है, और सेलाइन में सोल्यूबल साल्ट्स होता है, क्लोराइड और सल्फेट्स का सोल्यूबल साल्ट्स होता है स्लाइड में। ये 3 क्लास है। साल्ट अफेक्टेड सॉइल को 3 क्लास में बांटा गया है, सेलाइन सॉइल, सेलाइन अल्कली सॉइल और अल्कली सॉइल। सेनाइल सॉइल को व्हाइट अल्कली और सोलोन चौक भी कहते हैं, और अल्कली सॉइल को सोडिक सॉइल भी कहते हैं। अब आइए सेलाइन सॉइल क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या है इसमें। दीज सॉइल कंटेन्स न्यूट्रल सोलेबल साल्ट, जो भी मैंने बताया था, क्लोराइड एंड सल्फेट्स का जो साल्ट होता है उसी को कहते हैं न्यूट्रल सोलेबल साल्ट। These soil contain neutral soluble salt sufficient to interfere seriously with plant growth। मतलब कि जब न्यूट्रल सॉल्युबल साल्ट्स जिस सॉइल में कंसंट्रेशन हाई होगा तो वो प्लांट ग्रोथ को इंटरफेयर करेगा। उसमें क्या होता है कि जब भी सॉइल में सॉल्युबल साल्ट्स ज्यादा हो जाते हैं तो जब हम
इरिगेशन देते हैं तो वहां सोल्यूबल साल्ट जो क्या होंगे उसमें सॉइल सॉल्यूशन में घुलेंगे। घुलेंगे तो कंसंट्रेशन जो होगा साल्ट्स का वो ज्यादा होगा। तो मान के चलो एक तरह से सोचो कि नमक का पानी है, हम तो वो इरिगेशन दे रहे हैं कि रूट्स में जाए, रूट्स के द्वारा वो ऊपर में न्यूट्रिएंट्स मूव करे प्लांट के अंदर। लेकिन जब सोल्यूबल साल्ट ज्यादा रहेंगे तो वो एक तरह का नमक का टाइप का घोल हो गया, तो वो क्या होगा वहां पर रूट से ही, प्लांट से ही पानी वो अंदर खींचने लगता है। तो क्या हो गया, मतलब कि एक्सोऑस्मोसिस होने लगता है, रूट्स रप्चर्ड कर जाता है और प्लांट डाई कर जाता है। इसीलिए जितना ज्यादा जब सोल्यूबल साल्ट जिस सॉइल में अधिक होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है हाई होगी, तो फिर क्या होगा उसमें प्लांट्स डेड कर जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाइट अल्कली और स्लोनचा। दीज सॉइल्स हैव व्हाइट क्रस्ट ऑफ साल्ट्स ऑन द सरफेस। इस ये होता क्या है कि इसको हम लोग देखते हैं, रेह बोलता है किसी किसी एरिया में, रेह अगर कोई उस एरिया का होगा तो कहेगा रेह है, मतलब कि जहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जहां पर बैरन लैंड पड़ा हुआ है और वो अगर सेलाइन एरिया है, तो वहां पर सरफेस के ऊपर आपको व्हाइट क्रस्ट दिखेगा, जैसे लगेगा कि कुछ नमक इस टाइप का जो है सरफेस पर पड़ा हुआ है। तो आप समझिए कि वो सेलेनिटी का विजुअली हम देख के उसको कह सकते हैं कि ये सेलाइन एरिया है। इसमें क्या होता है, सोडियम आयन में नॉट बी सिग्ड, क्योंकि साल्ट अफेक्टेड जो है ये इसका हमने बताया था तीन ग्रुप है। इसमें सेलाइन होगा, एक सेलाइन अल्कली होगा, एक अल्कली होगा। तो ये सेलाइन में क्या होगा कि सोडियम आयन में नॉट एक्सीड 50%, मतलब सोडियम आयन इसमें भी होगा, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट यहाँ भी होगा, लेकिन बिलो होगा, कम होगा। the cations in soil solution and hence are not adsorbed to any significant level। मतलब कहने का मतलब कि सोडियम और बाइकार्बोनेट है लेकिन कम है। प्रीडोमिनेंट एनायंस यूजुअली प्रेजेंट आर सल्फेट एंड क्लोराइड्स। अभी मैंने बताया था कि स्लाइड में क्या होगा कि predominant anions usually present are sulfate chlorides and sometimes nitrates। नाइट्रेट्स का बहुत इसमें ये है कम है, लेकिन क्लोराइड एंड सल्फेट्स आयन का ज्यादा होगा। बाइकार्बोनेट्स में भी प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत कम मात्रा में होगा। ये कहां पर ज्यादा होगा, अल्कली सॉइल में। हम देखते हैं सेलाइन सॉइल और अल्कली सॉइल दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट साल्ट्स जो है, जिसको कि अल्कली साल्ट्स कहते हैं, ये अधिक होगा अल्कली सॉइल में इन कंपैरिजन टू सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल में क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्युबल साल्ट, क्लोराइड और सल्फेट्स का जो साल्ट है ये ज्यादा होगा इन कंपैरिजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब ये देखो सेलाइन अल्कली सॉइल, दीज सॉइल्स आर बोथ सेलाइन एंड अल्कली। मतलब कि सेलाइन अल्कली सॉइल में दोनों चीज रहेगा, एक सेलाइन सॉइल हुआ, एक अल्कली सॉइल हुआ। अगर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जिस सॉइल में मिले उसको हम कहते हैं सेलाइन अल्कली सॉइल। इसमें क्या होगा, दीज सॉइल आर बोथ saline and alkali। There can be all stages in transition with varying degree of dominance of salt content and pH। मतलब कि इसका pH भी बहुत हाई होगा और salt content जो है ये जो इसका अधिक होगा। According to movement of soluble salts, formation of saline alkali soil। According to movement of soluble salts, formation of saline alkali soil, soil content मतलब कि soluble salts तो है ही, soil contains सोडियम के लिए एज वेल एक्सेसिव soluble salts। मतलब कि दोनों का कैरेक्टर है, सोडियम भी है, मतलब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सोडियम, और soluble salts भी है, ये दोनों की ही मात्रा इसमें ज्यादा है, इसलिए हम इसको सेलाइन अल्कली सॉइल के क्लास में रखेंगे। दे कंटेन एप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रल सोल्युबल साल्ट्स, मतलब कैल्शियम एंड सल्फेट, क्लोराइड एंड सल्फेट साल्ट, एंड एडिक्वेट सोडियम आयंस टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट। तो ये जो न्यूट्रल सोल्युबल साल्ट जो है ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि उस सॉइल में अगर ज्यादा मात्रा में है तो सोल्युबल साल्ट घुल जाएगा और वो रूट्स को वाटर अंदर नहीं जाने देगा, जबकि प्लांट्स के वाटर को वो अपने तरफ
ऑस्मोटिक पोटेंशियल में तुम लोग पढ़ा होगा कि वाटर मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो यहाँ पर वही होता है, एक्सोऑस्मोसिस होने लगेगा, मतलब कि रूट्स के ही वाटर को सॉइल अपने अंदर लेने लगेगा। और वहां इस सेलाइन अल्कली में एक दूसरा कारण क्या होगा कि सोडियम भी है वहां पर, तो वो क्या करेगा, वो जो स्ट्रक्चर है उसको पुअर कर देता है, मतलब कि डिस्पर्स हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर बनता है सॉइल का वो ना बन करके वो डिस्पर्स हो जाएगा, और सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वो और दुगुना ढंग से उसको हार्म करेगा। These are similar to saline soil in presence of excesses soluble salts. The property will be similar to sodic soil, मतलब कि जो अल्कली सॉइल है उसकी प्रॉपर्टी है इसमें। If soluble salts are leached down, अगर मान लो कि अगर आपने बढ़िया इरिगेशन दे भी दिया सलाइन अल्कली में, तो सोलेबल साल्ट्स क्या होता है, कभी कभी भूल करके नीचे चला जाता है बिलो दी रूट जोन, तो फिर वहां पर अल्कली रह जाता है, मतलब कि सोडियम का कंसंट्रेशन ऊपर सरफेस पर आ जाता है, जो कि और हार्म करेगा। और क्या करता है, द सॉइल बिकम स्ट्रांगली अल्कलाइन एंड डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब कि वो सैंड सिल्ट क्ले का जो स्ट्रक्चर बनता है वो टूट जाता है, और फिर वहां पर सारे स्ट्रक्चर खत्म हो जाते हैं, तो वो पुअर फिजिकल कंडीशन हो जाता है, और वहां पर क्लॉगिंग होने लगती है, ड्रेनेज कम हो जाता है, एरेशन खत्म हो जाता है उस सॉइल का। कहने का मतलब कि वो पूरी तरह से फिजिकली जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल है वो डिटोरिएट कर जाता है, जिसके चलते कि ये अल्टीमेटली प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है। सेलाइन और अल्कली सॉइल, इसमें दोनों तरह का करेक्टर है, मतलब कि सोल्यूबल साल्ट्स भी हैं और अल्कली में करेक्टर मतलब कि सोडियम भी है। सीधे समझो कि सेलाइन है मतलब कि सोल्यूबल साल्ट्स ज्यादा है, अल्कली है मीन्स कि सोडियम है। सोडियम का काम क्या होता है कि सोडियम क्या करता है सॉइल में जाकर के कि जनरली जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं तो वहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा रहता है, जहां पर सॉइल स्ट्रक्चर बढ़िया रहता है, जैसे क्रम्ब हो गया है, अच्छे स्ट्रक्चर जहां पर बनते हैं स्प्राइडल स्ट्रक्चर होते हैं सॉइल के, तो वहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम का परसेंटेज हाई होता है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर होता है। और जब सॉइल स्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा तो वहाँ एरेशन अच्छा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, जो हम फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें वहां पर होती है। तो हाँ, ये क्या होता है कि सलाइन अल्कली सॉइल में कि सोलेबल साल्ट्स भी रहता है और साथ ही साथ सोडियम भी रहता है। तो जैसे ही हम अगर इरिगेशन वाटर दिए, मान लो मेरे पास फ्रेश इरिगेशन है, हम बोरिंग चला करके उस फील्ड में दे रहे हैं, और वो सेलाइन और अल्कली सॉइल के कैटेगरी में है वो मिट्टी, तो जैसे ही फ्रेश वाटर जाता है तो क्या होता है कि वहां जितने भी सोलेबल साल्ट्स हैं ऊपर में सरफेस में, जो कि सरफेस पर थे, वो धीरे 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 घुल जाते हैं, और घुलने के बाद वो चूंकि ज्यादा पानी देते हैं तो वो लीच कर जाता है। लीच कर जाएगा तो मतलब क्या होगा, जो क्रॉप का जो रूट जोन है 15 सेंटीमीटर, उससे मान लो लीच करके 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर वो चला गया साल्ट, तो ऊपर क्या रह गया, सिर्फ सोडियम। और सोडियम ऊपर रह गया, वो क्या करता है कि क्ले से अटैच हो जाता है, और जैसे ही वो क्ले पार्टिकल से अटैच होगा तो वो ब्रेक होगा, डिस्पर्स वहां पर होने लगता है, क्योंकि सोडियम जो होता है अल्कलाइन नेचर है, तो वो डिस्पर्स करेगा, मतलब कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा और क्ले पर अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही क्ले पर अटैच होगा तो क्या होगा, वो वहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो स्ट्रक्चर ब्रेक, पुअर स्ट्रक्चर का मतलब कि आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो इतनी बढ़िया होनी चाहिए सॉइल की वो नहीं होगी, जो आप फर्टिलाइजर वगैरह दोगे वो सही से रिटेन नहीं हो पाएगा, या तो वो ऊपर से इवापोरेट कर दे मतलब उड़ जाएगा, या नीचे अगर फिर इरिगेशन दिए तो वो लीच कर जाएगा, मतलब कि वो होल्डिंग कैपेसिटी ही खत्म हो गया। जो 15 सेंटीमीटर का जो मेरा जोन है मिट्टी का, उसमें ये सारी चीजें रहनी चाहिए, तो ये हो नहीं रहा है क्योंकि वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है सोडियम, क्योंकि सोडियम
की मात्रा वहां ज्यादा हो गई है, तो जब ब्रेक कर दिया तो क्ले पार्टिकल अलग हो गया, सैंड अलग हो गया, सिल्ट अलग हो गया, सब एक दूसरे से नीचे में क्ले जाके बैठ जाता है, ऊपर में सैंड रह जाता है। तो इस तरह का जो चीज है, इससे हमारा पूरा का पूरा सॉइल डिस्टर्ब हो जाता है, फिजिकल कंडीशन सॉइल की खराब हो जाती है, और इसके चलते वो अल्टीमेटली प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है। हाँ, जब जब भी सॉल्युबल साल्ट्स जब नीचे लीच कर जाएगा, इस केस में सिर्फ सेलाइन अल्कली में, सेलाइन अल्कली अगर जहां पर है कंडीशन, वहां पर सोल्यूबल साल्ट्स लीच कर जाता है, और वहां पर अल्कली ऊपर में रह जाता है सोडियम, जो कि डिस्पर्स करता है, फिजिकल कंडीशन खराब करता है, अल्टीमेटली वो प्लांट्स को ग्रोथ को अफेक्ट करता है। अब आ जाइए अल्कली सॉइल। तीसरा ग्रुप था अल्कली सॉइल। Leaching of soluble salts in saline sodic soil in the absence of gypsum irrigation water leads to formation of sodic soil in arid and semi-arid region. These soil do not contain appreciable amounts of soluble। कहता है कि ये जो सॉइल है इसमें भी soluble salts है, लेकिन वो बहुत कम, एप्रिसिएबल अमाउंट, एकदम मतलब कम मात्रा में है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए टॉक्सिसिटी ऑफ, मैंने उसी से हम बताया था कि सेलाइन सॉइल, अल्कली सॉइल और सेलाइन अल्कली सॉइल तीन तरह के होते हैं। तो सेलाइन सॉइल में भी सल्फेट और क्लोराइड का जो आयंस है, साल्ट्स हैं, वो ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये जो भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का जो साल्ट्स है उससे कम होंगे। अल्कली में जस्ट अपोजिट होता है, माना कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो अल्कली साल्ट जिसको बोलते हैं वो ज्यादा रहते हैं, लेकिन सोल्युबल साल्ट्स भी रहता है, माने इन कंपेरिजन टू सोल्युबल साल्ट्स कम रहता है। यही यहाँ पर कह रहा है, दिस सॉइल डू नॉट कंटेन एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ सोल्युबल साल्ट, टॉक्सिसिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल आयन बिसाइड्स रिड्यूस वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड एरेशन इफेक्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ। मतलब कि टॉक्सिसिटी हो जाती है सोडियम आयंस की और क्ले पर हो जाता है, जिसके चलते वही मैंने बताया कि जब वो डिस्पर्स हो जाएगा तो वाटर इनफिल्ट्रेशन हो या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, एरेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही टूट गया, मेरा सॉइल स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो गया, सैंड सिल्ट क्ले में बट गया, मतलब कि वो एकदम टेक्सचर टाइप में आ गया, स्ट्रक्चर है ही नहीं वहां। तो वहां पर सेटल डाउन होने लगता है, उसमें एरेशन नहीं होगा, है न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी नहीं होगी रखने की, होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली वो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। Exchangeable sodium influence the physical and chemical properties of sodic soil। कहता है कि एक्सचेंजेबल सोडियम जो है वो इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडिक सॉइल को। ठीक है, सोडियम सेचुरेटेड क्ले। अब देखो, सोडियम सेचुरेटेड क्ले, अगर जहां पर क्ले पूरी तरह से सोडियम है, सेचुरेट है, तो वो डिफ्लोकुलेट करेगा, मतलब कि डिस्पर्स करेगा, माने सैंड सिल्ट क्ले पार्टिकल को तोड़ देगा, और वो लीडिंग टू अनसेटिस्फैक्टरी फिजिकल कंडीशन, माने फिजिकल कंडीशन को बर्बाद कर देगा। सरफेस ऑफ दिस सॉइल इज यूजुअली ब्लैक ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डिस्पर्स्ड ह्यूमस एंड हेंस द नेम ऑफ ब्लैक अल्कली। इसको भी अल्कली सॉइल को हम सोडिक सॉइल कहते हैं, लेकिन इसको कभी कभी आप पढ़िएगा कि ब्लैक अल्कली भी कहा जाता है। ब्लैक अल्कली उस केस में कहा जाएगा कि जब बहुत ज्यादा सोडियम आयन बढ़ जाता है और वहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहता है। इसमें एक चीज कर रहा है ब्लैक अल्कली, ऑर्गेनिक मैटर। तो जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा तो वो डिस्पर्स ह्यूमस है वो अटैच होगा, तो वो ऑर्गेनिक मैटर ब्लैक इन कलर होता है, तो इसलिए वहां सोडियम हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर दोनों के मिक्सचर से वो डिस्पर्स जो सरफेस पे दिखता है, तो वो आपको ब्लैक अल्कली, इसलिए उसको हम कहते हैं। तो ब्लैक अल्कली का मतलब जहां नाम आएगा वहां समझो कि ऑर्गेनिक कार्बन और सोडियम आयन ज्यादा है, ऑर्गेनिक कार्बन है इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है, उसको ब्लैक अल्कली भी कहते हैं। अब देखो ये फॉर्म कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेलाइन एंड अल्कली। फैक्टर्स अफेक्ट ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ सलाइन। अल्कलीन और सलाइन सॉइल का जो डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन है कैसे होता है, एक तो ये एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट अगर है तो वहां पर होता है। एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट का मतलब हुआ कि प्रेसिपिटेशन कम होगा और एवापोरेशन ऑफ वाटर वहां ज्यादा होगा, बारिश कम होगा,
और पानी एवापोरेट होकर ऊपर चला जाएगा। इस केस में क्या होता है कि जो भी साल्ट्स अगर जो बारिश होती है नीचे गया भी रहता है, तो जब ऊपर एरिड होता है ना, जब एवापोरेशन होता है तो नीचे से कैपिलरी मूवमेंट होते हुए वाटर अपने अंदर साल्ट्स को घुलाते हुए सरफेस पे आता है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस है उसी के चलते ये प्रक्रिया होती है सॉइल में। तो नीचे से कैपिलरी मूवमेंट के द्वारा वाटर आया जो कि सोल्यूबल साल्ट्स घुला हुआ है उसमें, और ऊपर सरफेस पर आकर वाटर फिर एवापोरेट हो जाता है और साल्ट्स ऊपर ही रह जाता है। तो एक अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए 10 साल 20 साल 50 साल अगर इस तरह का सिचुएशन है किसी एरिया में, तो साल्ट्स सेलाइन और अल्कली सॉइल डेवलप करने का एक ये भी तरीका है। ये जो आपको ये फैक्टर्स है। पुअर ड्रेनेज ऑफ सॉइल, अब मान लीजिए कहीं ड्रेनेज सिस्टम किसी एरिया का ज्यादा है, तो उस किस केस में होता है कि कोई ऐसा एरिया है जहां पर बहुत जगह दूर से वाटर कलेक्ट होता है और वो वाटर निकल नहीं पाता, सिर्फ एवापोरेट होकर के H2O बाहर चला जाता है और साल्ट का एकोमुलेशन हो जाता है, तो वो एरिया भी सेलाइन और अल्कली में डेवलप कर जाता है। हाई वाटर टेबल, ये भी एक कारण है। हाई वाटर टेबल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी एरिया नदी के किनारे कोई है एरिया, वहां पर वाटर टेबल बहुत हाई है, और ऊपर जब पूरा का पूरा प्रेशर जब ऑस्मोटिक बनता है, तो नीचे से फिर वही जो एरिड और सेमी एरिड में जो कैपिलरी मूवमेंट होता है वो यहाँ भी होता है। नीचे से साल्ट्स को प्रोफाइल से घुलाते हुए ऊपर पानी आते जाता है और वो एवापोरेट करता जाता है, क्योंकि वाटर टेबल बहुत हाई है। तो जब हाई रहेगा तो बहुत आसानी से सब सरफेस से वाटर आकर के एवापोरेट होता है और सरफेस पर साल्ट्स को छोड़ते जाता है। ये एक कारण हो जाता है। ओवरफ्लो ऑफ सी वाटर ओवर लैंड, मान लो कभी कभी क्या हुआ कि सी वाटर जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहां पर क्या होता है कि कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, पूरा पानी बहुत दूर एरिया में चला जाता है और जो भी लैंड है उसके ऊपर वो पानी चला गया तो साल्टी हो गया। ये भी हो सकता है। कैनाल इरिगेशन मैंने बताया ही कि जहां भी कैनाल इरिगेशन होता है तो नदी के द्वारा साल्ट से घुला हुआ पानी से हम इरिगेशन करते हैं और वो सरफेस पर आकर के वाटर ऊपर इवेपोरेट कर देता है, साल्ट वहां पर, ये हमारा मैन मेड के द्वारा किया हुआ है, हम इसको क्रिएट किए हैं। सेलाइन नेचर ऑफ पेरेंट रॉक मटेरियल, ये जो है जियोजेनिक है। एक हुआ एंथ्रोपोजेनिक, मतलब कि मैन के द्वारा क्रिएट किया गया, डेवलप किया गया सेलाइन, और एक होता है जियोजेनिक, मतलब कि वो नेचुरल है। उस केस में क्या होता है कि वहां का पेरेंट मटेरियल ही, अगर मान लो कि कैल्शियम मैग्नीशियम है, क्लोराइड सल्फेट डोमिनेटेड एरिया, अगर जो मिनरल्स था जिससे कि सॉइल का डेवलपमेंट हुआ, तो फिर वो तो सॉइल ही, जब उसका माता पिता जो पेरेंट मटेरियल है, जब उसका ये है सेलाइन और अल्कली है, तो उससे जो सॉइल बनेगा वो ऑलरेडी सेलाइन और अल्कली होगा। तो ये होता है तो सेलाइन नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक मटेरियल। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बेसिक फर्टिलाइजर यूज जो एरिया में हो रहा है, या इफ्लुएंस ऑफ द कोई फैक्ट्री है, वहां से कोई वाटर निकल रहा है जो सेलाइन अल्कली, उसके उसमें सोल्यूबल साल्ट्स है सोडियम है, और उसका पानी निकाल करके बाहर में जो कल्टीवेटेड लैंड है वहां पर वो छोड़ देता है, उसके चलते हो जाता है। बहुत जगह बेसिक फर्टिलाइजर अगर कुछ उस तरह का यूज लोग कर रहा है तो उसके चलते भी आपको इस तरह का सॉइल डेवलप होता है।